स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो लेक्चर के अंदर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम 2.3 डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने सेकंड सेम की पॉलिटिकल साइंस की जो सब्जेक्ट है उसके सिलेबस को डिस्कस करने की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने जो पहला यूनिट है उसको कम्प्लीटली कवर कर दिया है, जिसके अंदर हमारे 4 सब यूनिट आते हैं। अब बारी आती है हमारे सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट के अंदर भी हमने जो 2.1 था, इंडियन पार्लियामेंट कंपोजिशन पावर एंड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, इसको 2 पार्ट्स के अंदर कवर किया है। अगर हम सेकंड सब यूनिट की बात करें जिसके अंदर प्रेसिडेंट पावर पोजीशन एंड रोल, इसको भी हमने कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे 2.3, जिसके अंदर हम प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पोजीशन और पावर एंड रोल को डिस्कस करेंगे। पावर के अंदर ही हम उनके फंक्शन जो होते हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे, बट आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर सिर्फ हम प्राइम मिनिस्टर के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि अगर हम दोनों को इकट्ठा करने की अगर कोशिश करते हैं तो वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्राइम मिनिस्टर, उनकी पोजीशन को डिस्कस करेंगे। पोजीशन को डिस्कस करने के बाद हम उनकी पावर को डिस्कस करेंगे। पावर के साथ ही हम फंक्शंस को भी डिस्कस कर लेंगे और लास्ट में हम रोल को डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ताकि आपको भी आसानी हो पढ़ने के अंदर। ठीक है, तो आज का जो हमारा सब यूनिट है वो है 2.3, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर की थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद उनकी पोजीशन को डिस्कस पहले करेंगे, बाद में पावर्स और फंक्शन को डिस्कस करेंगे, एंड लास्टली जब हम डिस्कस करेंगे तो हम रोल को डिस्कस करेंगे कि किस तरह का रोल हमें देखने को मिलता है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। कहता है कि जो हमारा इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है, यहाँ पे मिस हो गया एक मिनट, जो प्रेसिडेंट है वो हमारे नॉमिनल हेड होते हैं। ठीक है, जिनको हम एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बोलते हैं, जिनको डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव, ये जो वर्ड है डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे ऐसे ही लिखा गया है। तो आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो बड़े लोगों की बातें होती हैं तो वो ऐसा ही लिखते हैं। ठीक है, तो जो आपको इतना याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं, एंड जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं। और इस वर्ड को, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को डिफाइन करने के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वर्ड डिफाइन किया गया है वो लिखा गया कि वो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव होते हैं। कौन? हमारे प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट कौन होते हैं? डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, एंड जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। अब इतनी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेने के बाद हम अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। जो अपॉइंटमेंट, अगर अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो जो जितने स्पेसिफिकली हमारे प्रेसिडेंट के लिए अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर दिया गया है, उतना प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के लिए नहीं बताया गया है। केवल जो आर्टिकल 75 है ये कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, एंड ये नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी को भी अपॉइंट कर देंगे, बल्कि उनको उन्हें अपॉइंट करना है जो मेजॉरिटी पार्टी को एंजॉय करते होंगे। जहाँ जब इलेक्शंस हुई हैं उस समय जो मेजॉरिटी पार्टी निकल के आई है लोकसभा के अंदर, उसके जो लीडर होंगे उनको प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे अपॉइंट करना, ये प्राइम मिनिस्टर को अनिवार्य है। ठीक है, बट अब एक ऐसा केस हो सकता है कि कोई भी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाती है लोकसभा की इलेक्शंस के अंदर। तब प्रेसिडेंट के पास क्या होता है कि एक डिस्क्रिशन पावर होती है। डिस्क्रिशन पावर का मतलब हो गया कि उसके पास एक पावर होती है। जैसे आपको पता है ना कि वीटो पावर होती है, तो वैसे एक डिस्क्रिशन पावर होती है कि वो उस प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं जो लार्जेस्ट पार्टी हो, जब जो लार्जेस्ट कोलिशन पार्टी हो उसके मेंबर को प्राइम मिनिस्टर के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, या प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। कब कर सकते हैं? जब कोई भी सिंगल पार्टी जो है वो मेजॉरिटी एंजॉय नहीं कर पा रही हो लोकसभा के अंदर, उस समय हमारे प्रेसिडेंट के पास एक डिस्कशन पावर होती है, जिसके जिसके ज़रिए वो यूज़ करके किसी भी लार्जेस्ट पार्टी को या किसी भी लार्जेस्ट कोलिशन पार्टी को एज अ प्राइम मिनिस्टर के लिए वो जो है रिकमेंड कर सकते हैं या अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, रिकमेंड तो नहीं करेंगे लेकिन सीधा अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि मिनिस्टर एंड आस्क हिम टू सीक वोट ऑफ नो। अब क्या होता है कि इन द लोकसभा एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड आस्क हिम टू सीक अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द हाउस विद इन अ मंथ। अब जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाएंगे उनको ये बोला जाएगा कि आप 1 मंथ के अंदर अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लोकसभा के अंदर हासिल करो। मतलब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब कि अपने अंडर जो है वो
वोटर्स को इन्फ्लुएंस करो ताकि वो आपकी सपोर्ट करें विद इन मंथ। तो ये कौन कहेगा? प्रेसिडेंट के द्वारा कहा जाएगा। अगर हम 1997 की बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज ए प्राइम मिनिस्टर फॉर 6 मंथ। वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, मतलब ना ही वो राज्यसभा का मेंबर है और ना ही वो लोकसभा का मेंबर है, उसको भी प्राइम मिनिस्टर की पद पे रखा जा सकता है 6 महीने के लिए। एंड मतलब 6 मंथ के अंदर ही उसको क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पे जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको हासिल करना पड़ेगा, अदरवाइज जो उसकी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है वहाँ से उसको निकाल दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर में बी ए मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी थी 1966 के अंदर, देवगौड़ा जो 1996 के अंदर, एंड जो मनमोहन सिंह थे 2004 के अंदर, ये सारे मेंबर किसके थे? राज्यसभा के मेंबर थे। तो मस्ट है कि पहले तो मेंबर हों किसी भी हाउस के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट इशू किया जहां उन्होंने कहा कि किसी भी बंदे को, किसी भी पर्सन को आप प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन उसको जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को हासिल करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी पोजीशन जो है वो खाली कर दी जाएगी या वेकेट कर दी जाएगी। ठीक है। तो इसके अंदर हमने अपॉइंटमेंट को समझ लिया कि इस तरह से प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट होती है। एक्सप्लिसिटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दिया गया है, लेकिन जो आर्टिकल 75 है वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा। अब ओथ, टर्म एंड सैलरी की बात करते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी जो शपथ लेते हैं उस समय क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे वो मेंशन किया गया है जो जब प्राइम मिनिस्टर जो ओथ ले रहे होंगे, शपथ ले रहे होंगे, उस समय जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे वो कौन होंगे? प्रेसिडेंट होंगे। वहाँ पे प्रेसिडेंट उनसे ओथ जो है वो दिलवाएंगे। ठीक है। तो वहाँ पे वो बोलेंगे कि टू बी ट्रू फेथ एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये उनके वर्ड होंगे जब वो ओथ लेंगे कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करूंगा, उसके प्रति फेथ रखूंगा, अपने जो इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करके रखूंगा, अपनी ड्यूटीज को फेथफुली अपने ऑफिस से डिस्चार्ज करूंगा, एंड मैं लोगों के राइट्स को उनकी रिस्पेक्ट करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करूंगा, लॉ की रिस्पेक्ट करूंगा, बिना फेयर के ये सारे काम करूंगा, किसी का फेवर भी नहीं करूंगा, अफेक्शन और इल और विल, मतलब ये भाई बोल रहा है कि जो अपने आप को मतलब लोगों के प्रति जो है वो डिवोट कर देंगे। तो ये उस टर्म में बोला जाता है। अगर हम टर्म की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर की कोई टर्म फिक्स्ड नहीं है। जब तक प्राइम मिनिस्टर एंजॉय करते हैं मेजोरिटी सपोर्ट को लोकसभा के अंदर, तब तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं। और क्या करते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस भी कर सकते हैं जब वो अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लोकसभा के अंदर लूज कर देते हैं। तो एज सच हमें देखने को मिलता है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है। लेकिन वो किसी भी मतलब ऐसे 5 साल के लिए चुने गए हैं तो 5 साल, अगले 5 साल के लिए भी चुने जा सकते हैं, क्योंकि जब वो मेजोरिटी सपोर्ट लोकसभा के अंदर इंजॉय करेंगे तो वो अगले 5 साल के लिए भी चुने जा सकते हैं। तो इस लाइन का जो ये मतलब निकलता है। अगर सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करें तो ऐसा यहाँ पे कोई मेंशन किया नहीं है, लेकिन जो उनको अलाउंसेस मिलते हैं जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गए, ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो गए, अकोमोडेशन हो गए, तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो उनको मिलती हैं। अब हमारा जो सेकंड डायमेंशन है इस क्वेश्चन का वो है पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो पावर्स क्या क्या है उनकी और क्या फंक्शन है प्राइम मिनिस्टर के, इनको डिस्कस करते हैं। अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेटेड बात करेंगे, उनकी क्या क्या पावर है या क्या क्या फंक्शन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेटेड। ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रिकमेंड करते हैं पर्सन को कि किसको मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन ये रिकमेंडेशन किसके द्वारा जाती है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जाती है। अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है मिनिस्टर्स को? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। एंड द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट उन्हीं पर्सन को अपॉइंट करेंगे जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिकमेंड किए गए होंगे। और जो सेकंड फंक्शन हमें देखने को मिलता है या सेकंड पावर आप कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर की, वो क्या करते हैं कि जो अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं उनको अलग अलग मिनिस्ट्रीज या उनको अलग अलग पोर्टफोलियोज जो है वो एलोकेट करते हैं, देते हैं या रीशफल करते हैं एक दूसरे से लेके एक दूसरे को देते हैं। किसको? जो मिनिस्टर्स के बीच में ही रीशफलिंग होती है कि आप ये पोर्टफोलियो छोड़ के दूसरा पोर्टफोलियो संभाल सकते हो। तो ये पावर किसके पास है? हमें देखने को मिलती है अपने जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास देखने को मिलती है। अगर हम थर्ड पावर की बात करें तो वो कहते हैं कि
मिनिस्टर को वो रिज़ाइन के लिए भी बोल सकते हैं, जो उनके मिनिस्टर हैं सरकार के अंदर, उनको रिज़ाइन के लिए भी बोल सकते हैं। ये भी पावर किसके पास है? हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास है। और वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि उनको डिसमिस किया जाए, किसको? मिनिस्टर्स को, अगर उनकी ओपिनियन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं मिल रही है। ठीक है, ये भी पावर हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास हमें देखने को मिलती है। और जो फोर्थ पावर है हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास, वो ये है कि वो जो मीटिंग्स चल रही होती हैं जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी होते हैं उनके बीच में जो भी मीटिंग चल रही होती है, तो उसको प्रिसाइड कौन करता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर की अगर फिफ्थ पावर की बात करें, फिफ्थ फंक्शन की बात करें, तो वो क्या करते हैं कि जो अलग-अलग मिनिस्टर्स होते हैं उनको गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, बताते हैं किस दिशा में काम करना है, किस दिशा में नहीं करना, उनको कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, दोनों के बीच में आपसी सलाह-मशवरा करते हैं। तो ये सारा काम किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर का होता है। एंड वो क्या कर सकते हैं? अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कोलैप्स भी करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? जब वो रिज़ाइन कर देंगे अपने ऑफ़िस से, बोलेंगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं रहूँगा, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे रहेगा? आप जानते ही होंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो अगर प्राइम मिनिस्टर है तभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कोलैप्स हो जाएगा। तो ये सारी पावर्स हमें देखने को मिलती हैं, किसके हाथ में? हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। अगर उसके बाद हम पावर एंड फंक्शन की बात करें प्रेज़िडेंट के रिलेशन में, ठीक है? पहला हमने देखा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन के अंदर। अब हम देखेंगे प्रेसिडेंट के रिलेशन के अंदर कौन-कौन सी पावर एंड फंक्शन है हमें देखने को मिलती हैं प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट की। तो यहाँ पे लिखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक प्रिंसिपल चैनल की तरह काम करते हैं, या प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की तरह काम करते हैं बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर कोई भी बातचीत जो है वो, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई ऐसी डिस्कशन की है, कोई ऐसी बात जो है वो जेन्युइन सी बात उन्होंने मतलब डिस्कस करके वो ऐसी बात की कि जो प्रेसिडेंट को बतानी पड़े, तो उस समय क्या होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बात लेके प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये एक प्रिंसिपल चैनल की तरह काम करते हैं कौन? हमारे प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब क्या होती है कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है, वो आपको मतलब ये प्राइम मिनिस्टर को करना ही करना है। क्या करना है? To communicate to the president all the decision of council of minister relating to the administration of the affairs of the union and proposal of legislation। मतलब जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चलाने के लिए जितने भी आप कोई भी लेजिस्लेशन ले रहे हो या कोई भी ऐसे काम कर रहे हो, वो आपको प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा। तो ये किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट के पास पावर है। और ये प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन है कि आप जितने भी डिसीजंस लेते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर, या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं जितने भी डिसीजंस लेते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड हो, एडमिनिस्ट्रेशन के काम-काज के रिलेटेड हो, अफेयर्स का मतलब यहाँ पे वो अफेयर्स वाला नहीं है, यहाँ पे काम-काज वाला अफेयर है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड अफेयर्स हों, चाहे वो यूनियन लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हों, ठीक है? मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ठीक है? जहाँ कोई लेजिस्लेशन ला रहे हो, कोई ऐसा कानून या बिल पास कर रहे हो, तो ये सारी बातें आपको प्रेसिडेंट को बतानी पड़ेगी। ये ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है? उसके बाद उनकी क्या ड्यूटी है कि टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर। अगर प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि आप मेरे को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, उस समय प्राइम मिनिस्टर को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के अफेयर्स के रिलेटेड हो, ठीक है? यूनियन लेवल पे। तो जहाँ जहाँ कोई ऐसा लेजिस्लेशन हो, जहाँ पे कोई ऐसा प्रपोजल ला रहे हो, कोई ऐसा बिल ला रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रेसिडेंट को बतानी पड़ेगी। तो ये उनकी ड्यूटीज़ है। थर्ड नंबर पे आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा फोर्थ है, फोर्थ नहीं, ये भी उनकी एक ड्यूटी है कि ही एडवाइज द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स। प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि आप इन इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स को अपॉइंट करो, लाइक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करो। ये कौन एडवाइस देगा? प्राइम मिनिस्टर देंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको अपॉइंट करने की भी जो एडवाइस है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दी जाएगी। चेयरमैन या मेंबर ऑफ यूपीएससी, इनको भी अपॉइंट करने की जो एडवाइस है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दी जाएगी। चाहे इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हो, चाहे मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन के हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन सब की जो एडवाइस होगी वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दी जाएगी प्रेसिडेंट को कि आप इनको अपॉइंट करो। अब हमारा जो पावर है इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो भी डिस्कस हो गया, प्रेसिडेंट के रिलेशन में भी डिस्कस हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो पार्लियामेंट के रिलेशन में क्या क्या पावर्स हमें देखने को मिलती हैं प्राइम मिनिस्टर की। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं? लीडर ऑफ
लोअर हाउस मतलब जो लोकसभा होता है उनके लीडर होते हैं, ठीक है। उनके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होते हैं और वो इन इस तरह की पावर्स को एंजॉय करते हैं, जैसे कि वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि मतलब सेशन बुलाया जाए, उसके लिए समन करेंगे, या प्रोरोगिंग का मतलब होता है कि सेशन को रोक दिया जाएगा, तो इसके लिए भी वो एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। किसके लिए समन करेंगे कि सेशन बुलाया जाए, प्रोरोगिंग का मतलब होता है कि सेशन को रोका जाए। प्रोरो जो गोइंग का मतलब है, ये बहुत वास्ट मीनिंग भी देखा जाता है, इसके लिए अलग टाइम लगेगा समझाने के लिए, लेकिन आप इतना समझ सकते हो कि प्रोरोगिंग का मतलब होता है कि सेशन को रोक देना। तो ये किसका काम होता है, ये भी हमारे प्रेसिडेंट के पास मतलब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास हमें पावर देखने को मिलती है। और ही कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। वो लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं किसी भी टाइम पे प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये पावर किसके पास है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास है। उसके बाद अदर पावर एंड फंक्शन को अगर आप देखना चाहते हो तो देख लेना, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव पे, क्योंकि आप इतना लिख नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं कि कहता क्या है। अदर पावर और फंक्शन की बात करें तो वो नीति आयोग के चेयरमैन भी होते हैं, कौन, हमारे प्राइम मिनिस्टर। एंड जो विच सक्सीडेड द प्लानिंग कमीशन, इसको छोड़ दो, जो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था पहले, उसको अब नीति आयोग आयोग कहा जाता है। वो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के भी चेयरमैन हो सकते हैं। उसके बाद इंटर स्टेट काउंसिल के भी चेयरमैन हो सकते हैं, होते हैं, हो सकते नहीं होते हैं। जो नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल है उसके भी चेयरमैन होते हैं, और बहुत सारी बॉडीज ऐसी हैं जिसके चेयरमैन हमें प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। वो फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट या क्रूशियल रोल हम प्ले करते हैं, ठीक है। एंड ही इज चीफ स्पोक्समैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का एक चीफ स्पोक्समैन का काम भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। और भी ही इज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ इन द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब कोई इमरजेंसीज आ जाती है तो उस समय जो चीफ मैनेजर इन चीफ होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही एक्ट करते हैं, जब भी कोई क्राइसिस या कोई ऐसी इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ जाती है। उसके बाद एज अ लीडर ऑफ अ नेशन ही मीट वेरियस सेक्शन पीपल डिफरेंट स्टेट एंड रिसीव मेमोरेंडा फ्रॉम देम रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम। मतलब एज अ वो लीडर है नेशन के, तो वो अलग अलग सेक्शन जो है अलग अलग लोगों के साथ मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी प्राइम मिनिस्टर का विजिट कहीं जा रहा है तो कभी कहीं पे जा रहा है, ऐसे ही इंडिया में भी अलग अलग लोगों के साथ वो मिलते हैं और उनसे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सुनते हैं। एंड ही इज़ अ लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर। ये भी हमें पता है कि जो पावर अभी में जो पावर में पार्टी है उनके लीडर कहलाए जाते हैं। एंड जो हेड ऑफ सर्विस, पॉलिटिकल हेड ऑफ सर्विस भी कहलाए जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। एंड यहाँ पे वो कंक्लूड करके बोलेंगे कि प्राइम मिनिस्टर प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड हैवी हाईली क्रूशियल रोल इन पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द कंट्री, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर है उनका बहुत ही सिग्निफिकेंट और क्रूशियल रोल देखने को मिलता है अगर हम अपने पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करें अपनी कंट्री के अंदर। अब जो है हमारा रोल वाला डायमेंशन जो है वो इस क्वेश्चन का रह जाता है। दिस इज द लास्ट डायमेंशन ऑफ अवर क्वेश्चन। एंड इन दिस वी डिस्कस द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टू स्कूल ऑफ थॉट। जैसे कि यहाँ पे लिखता है कि देर आर टू कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू ऑन द पोजिशन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड इन केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब कौन से, यहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज देखने को मिलते हैं अगर हम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की बात करें या इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात करें। एक व्यू जो है वो कहता है कि जो इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्राइमे इंटर पेरिस है। ये से वैसे मैंने बुलाया कि डी फैक्टो डी एग्जीक्यूटिव जैसे पीछे हमने पढ़ा, तो वैसे ही एक टर्म यूज की गई है प्राइम मिनिस्टर के लिए कि वो बोल रहे हैं कि प्राइमा इंटर पेरिस मतलब फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सबसे पहले हैं, ठीक है। पहली पोजीशन किसको है, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स का मतलब हो गया कि जितने भी अलग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जहाँ अलग मिनिस्टर्स हैं, उन सब में जो पहली पोजीशन है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्राइमा इंटर पेरिस। इस वर्ड को, इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए ये जो वर्ड दिया गया है दैट इज प्राइमा इंटर पेरिस, इसको याद रखना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं अभी अपने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो उसमें ये सारा जो मटेरियल है, ये जो सारा कंटेंट है, ये मैंने भी पढ़ा है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना ताकि आपके लिए फ्यूचर में ये काम मतलब फ्यूचर में ये हेल्प करे आपको पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि बोलता है कि दिस इम्प्लाइज दैट डिस्पाइट बिलोंगिंग टू द सेम कैटेगरी ऑफ हिज मिनिस्ट्रियल कॉलेज एंड हीज प्री एमिनेंट एंड स्पेशल पोजीशन। बोलता है कि अपन जितने भी उसके मिनिस्ट्रियल कोलीग्स हैं, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, अलग अलग मिनिस्टर्स हो गए जिनको पोर्टफोलियोज जो दिए गए हैं, उनमें से जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है दैट इज प्री एमिनेंस पोजीशन है उनकी, और स्पेशल पोजीशन हमें देखने को मिलती है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज प्राइमा इंटर पेरिस, ठीक है।
and as the head of the as the constitutional head of a state, the president appoint minister including the prime minister. ठीक है, अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट होते हैं, वो मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं, लेकिन स्पेशल पोजीशन हमें किसको देखने को मिलती है, प्राइम मिनिस्टर की स्पेशल पोजीशन हमें देखने को मिलती है. एंड इट इज़ हाउ एवर ट्रू दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ स्पेशल पोजीशन कंपेयर टू द अदर मिनिस्टर. आप समझ गए होंगे कि ये हमें देखने को मिलता है कि ये तो ट्रू है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी तो स्पेशल पोजीशन है ही अदर मिनिस्टर्स के कंपैरिजन में हम देखें, क्योंकि वो he acts not only a communication channel between the president and the consular minister but also a chief spokesman of the cabinet policies before parliament. जो कैबिनेट के अंदर जो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की जाएंगी तो उसके चीफ स्पोक्समैन भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ही देखने को मिलते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनका सिर्फ यही काम होगा कि वो कम्युनिकेशन चैनल की तरह काम करेंगे बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन वो चीफ स्पोक्समैन की तरह भी काम करते हैं जब भी कोई कैबिनेट की पॉलिसीज जो है वो इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है पार्लियामेंट के अंदर. ठीक है, एंड एज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी और अलायंस ही प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन मैनी ओकेजन जनरल इलेक्शन हेल्ड इन सेंटरिंग अराउंड द प्राइम मिनिस्टर. मतलब वो कह रहे हैं कि जब भी जनरल इलेक्शंस होती हैं तो उस समय जो इलेक्शंस होती हैं वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द ही होती हैं, प्राइम मिनिस्टर को मेन मान के. जैसे अभी आपने देखा होगा कि जब अभी जो इलेक्शंस हुई जून मंथ के अंदर, उस समय जो मेन थीम थी वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थी. वो जब भी वही कोई भी कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर जाते थे तो वो कहते थे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा किया. तो वो जितनी भी जनरल इलेक्शंस होती है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द ही घूमती हैं. ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेकंड ग्रुप ऑफ थॉट है या सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, वो प्रेसिडेंट को देखते हैं कि वो एज अ डिक्टेटर, किसको, प्रेसिडेंट को, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर को एज अ डिक्टेटर देखते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो प्रेसिडेंट है, इन थ्योरी द प्रेसिडेंट अपॉइंट एंड रिमूव द अदर मिनिस्टर. अगर हम थ्योरेटिकल तरीके से देखें तो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं, रिमूव करते हैं मिनिस्टर को, लेकिन ये जो रियलिटी है वो ये है कि बिना प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के वो अपॉइंट भी नहीं कर सकते और ना ही उनको रिमूव कर सकते हैं. एंड इन एनी इंपॉर्टेंट मैटर द प्राइम मिनिस्टर कैन यूनिलेटरली टेक डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द कोलीग्स एंड हिज डिसीजन. तो कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम रोल डिस्कस करें ना, तो रोल हमें देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर खुद यूनिलेटरल डिसीजंस ले लेते हैं बिना अपने कुलीग्स को या बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ डिस्कशन किए, एंड टेकन बाय हिम एन प्रैक्टिस एंड फाइनल एंड इन रेसिस्टेबल. ठीक है, वो फाइनली होते हैं और उनको आप रेसिस्ट भी नहीं कर सकते हो. जैसे यहाँ पे लिखा है कि राजीव गांधी डिड नॉट फील एनी नेसेसिटी टू इन्फॉर्मिंग द प्रेसिडेंट सच एज इंपॉर्टेंट मैटर सच एज परचेज ऑफ बोफोर गन द पंजाब अकॉर्ड असम एग्रीमेंट. यहाँ पे ये एग्जांपल प्रोवाइड कर रहा है कि राजीव गांधी के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था. उन्होंने प्रेसिडेंट को ये बताना इंपॉर्टेंट नहीं समझा और वो खुद यूनिलेटरल डिसीजंस लेना शुरू कर गए. उसके बाद जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है या सेकंड सपोर्टर जो हैं, वो कहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो डिक्टेटर नहीं है, वो इससे एग्री नहीं करते हैं कि वो डिक्टेटर है. उनका ओपिनियन ये है कि ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी देयर वाज ए प्रेसिडेंशियलाइजेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस. ठीक है, तो वो मानते हैं कि जो जब हमारा रेन था इंदिरा गांधी का या राजीव गांधी का, उस समय मानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस था उसका प्रेसिडेंशियलाइजेशन हो गया था, जैसे यूएस के अंदर है. तो यहाँ पे पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है कि फॉर दे बिकेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल लाइक द अमेरिकन प्रेसिडेंट. उस समय क्या हुआ कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल हो गए थे जैसे अमेरिका प्रेसिडेंट होते हैं. एंड इन दिस रिगार्ड जैसे एम शलपाथी राव जो हैं, ये बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड थे नेहरू फैमिली के साथ. वो कमेंट करते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टरशिप थी उसने प्रेसिडेंशियल कैरेक्टर जो है वो एक्वायर कर लिया था, एंड बिकॉज ऑफ द रिजर्व ऑफ पावर पोजेस्ड बाय द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर. जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर आ गई थी कि उन्होंने अपना एक प्रेसिडेंशियल कैरेक्टर जो है वो अक्वायर कर लिया था, जैसे हमारे यूएसए के अंदर हमें देखने को मिलता है. एंड द इंडियन कैबिनेट वाज वर्चुअली एट बैक. जो इंडियन कैबिनेट थी वो बैक पे ही थी. ठीक है, क्योंकि उसको ना ही पूछा जा रहा था ना कुछ उसके डिस्कशन की जा रही थी, तो उस समय जो है उनके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल हो गए थे. एंड यहाँ पे लिख रहा है कि मिस्टर श्री इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी in the opinion of M. Singhvi, institutionality cabinet ministers and are in process of becoming in increasing measures like. ये शोर तो यार क्या पढ़ोगे इसका.
उसके बाद कहता है कि बिसाइड द सेम टाइप ऑफ इमोशन एंड एक्साइटमेंट वर विटनेस इंडिया, वही बोल रहा है कि जो जैसे यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होती हैं वैसे ही हमारे इंडिया के अंदर भी होने लगी, क्योंकि जब इंदिरा गांधी का टाइम था, जहाँ राजीव गांधी के इलेक्शन का टाइम था, तो उस समय जो कैसे ना पर्सनैलिटी पॉलिटिक्स, मतलब पार्टी को देख के वोट नहीं किए जा रहे थे, बल्कि जो कैंडिडेट थे उनको देख के वोट किए जा रहे थे, तो ये हमें देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन द एरा ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, ये हमारा सेकंड है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल देखने को मिला है हमें कोalition पॉलिटिक्स के अंदर। अगर आपको इस जो रोल है इसके शॉर्ट नोट चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट जो है वो मेंशन कर दिए हैं, जिसके अंदर आपको जो रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन द एरा ऑफ कोalition पॉलिटिक्स बहुत ही ब्रीफ तरीके से मिल जाएंगे और टू द पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे थ्योरेटिकल लिखा है, ऐसा आप नहीं कर पाओगे क्योंकि एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं होता है इतना लिखने के लिए, तो उसके लिए मैंने आपकी सहूलियत के लिए वहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। लेकिन पढ़ लेते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर का रोल कोalition एरा के अंदर हमें किस तरह से देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे बोल रहा है कि इट इज़ हाउएवर ट्रू दैट इंडियन प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट एक्ट एज अ फ्री हिज विल बिंग इंटायरली फ्रीडम ऑफ रेस्ट्रेंट्स in an era of coalition politics with the formation of minority government, the role of prime minister has changed due to considerably extent। क्यों वो बोल रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी फ्री विल के साथ डिसीजन नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि अब वो है जो कोalition पॉलिटिक्स के अंदर आ गए हैं, अपनी जो अलग अलग छोटी छोटी गवर्नमेंट से अलग अलग पार्टीज थी उनसे मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है। अब उनको जब भी कोई डिसीजन लेना होगा तो उन सबको पूछ के लेना होगा, ठीक है। तो उसके उससे हमें क्या देखने को मिला है कि जो प्राइम मिनिस्टर का रोल है वो बहुत हमें चेंज होता हुआ देखने को मिला है कोalition पॉलिटिक्स के एरा के अंदर। इन कंटेम्प्रेरी एरा ऑफ कोalition पॉलिटिक्स, अगर आज के टाइम की बात करें, जो हमारी इलेक्शन हुई है 17th लोकसभा हुई है, उस समय ये बोल रहा है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑन ए पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू बी डिक्टेटर। ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है कि अभी कोई भी प्राइम मिनिस्टर एज ए डिक्टेटर की तरह एक्ट करेगा, बिकॉज जो प्राइम मिनिस्टर है उसको उसको ये याद रहता है कि वो लीडर है एक कोalition गवर्नमेंट का, एंड ही शुड ऑलवेज ट्राई टू सेटिस्फाई द कोalition पार्टनर्स, जो वो हमेशा अपने डिसीजंस के साथ क्या करने की कोशिश करेगा, जो कोalition पार्टी पार्टनर्स हैं उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। वो ना ही किसी को अपॉइंट कर सकता है, द मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज द विल नो मेजर से टू द अलॉटमेंट ऑफ पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर। वो क्या कर सकता है, ना ही किसी को अपॉइंट कर सकता है और ना ही किसी मिनिस्टर को जो है वो पोर्टफोलियो दे सकता है बिना मेजॉरिटी पार्टी के सहूलियत के, क्योंकि अब जो है वो कोalition पॉलिटिक्स के अंदर है, कोalition गवर्नमेंट उसने बनाई है, तो अलग अलग मिनिस्टर्स का अलग अलग व्यू पॉइंट होगा। तो जब वो सहमत होंगे किसी एक मिनिस्टर को पोर्टफोलियो प्रदान करने के लिए, तब जाके जो है प्राइम मिनिस्टर डिसीजन ले पाएंगे। एंड he has to consult and take into consideration the view of coalition partner before taking a policy decision। उसको क्या करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा उन मेंबर्स को, उन कोalition पार्टनर्स को जो उसके साथ सरकार मिलके बनाई गई है, एंड तब जाके वो कोई पॉलिसी डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। एंड द प्राइम मिनिस्टर मस्ट वर्क टू टेक कोalition पार्टनर इनटू कॉन्फिडेंस एंड on all important issues। In fact, the power and position of prime minister largely depend on his personality and the efficiency। अब क्या कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को जब भी कोई काम करना पड़ता है तो कोalition पॉलिटिक्स का, उसके जो कोalition पार्टनर्स है उनका कॉन्फिडेंस चाहिए, उनकी सपोर्ट चाहिए। एंड अब जो प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है, ये पावर है, वो इस चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड करती है कि उसकी पर्सनैलिटी किस तरह से है, किस तरह की है, या उसकी एफिशिएंसी किस तरह से है। एफिशिएंसी और पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि वो किस तरह से डील कर रहे हैं इन कोalition गवर्नमेंट के अंदर या कोalition पॉलिटिक्स के अंदर। तो इस तरह से हमें जो प्राइम मिनिस्टर का रोल हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे डेटा दिया गया है कि जो 17th लोकसभा हुई उस समय जो बीजेपी थी उनको क्लियर मेजोरिटी देखने को मिली, 303 सीटें उन्होंने हासिल कर ली, और उसके साथ जो एनडीए पार्टनर्स थे, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और बीजेपी एंजॉय करती है उसके साथ सपोर्ट ऑफ 53 सीटें पहले की थी उनकी, 50 सीटें उनको एनडीए के जो पार्टनर थे उनसे मिलके उनकी टोटल सीट्स हो गई 353। अब क्या हुआ कि दिस हैज़ बीन एक्टिंग सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ फॉर द बीजेपी लेड एनडीए वन एंड सेकंड गवर्नमेंट फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी। और इससे इसकी वजह से क्या हुआ कि जब उनकी मेजोरिटी हमें देखने को मिली तो उसकी वजह से उनके अंदर एक स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली, जब भी जो प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट जैसे नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट हमें देखने को मिली है 17 लोकसभा के अंदर, तो उनके अंदर एक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी देखने को मिली है हमें। And also weaken the position of Congress and all opposition parties have further given additional strength to the office of Prime Minister।
और जो वीकनेस हमें देखने को मिली, जैसे कांग्रेस पार्टी थी वो बिल्कुल वीक हो गई, और भी जो अलग अलग अपोजिशन पार्टीज थी वो भी वीक हो गई, तो इसकी वजह से भी उनको एक स्ट्रेंथ मिली प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी एंड लेजिटिमेसी ऑफ द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये हमें देखने को मिली जब 17 लोकसभा के अंदर उनकी जो मेजोरिटी थी वो हासिल हो गई उनको। उसके बाद उनकी स्ट्रॉन्ग पॉपुलर एंड वाइड स्प्रेड सपोर्ट इंजॉयड प्राइम मिनिस्टर एट द होम एंड अब्रॉड, मतलब उनकी वाहवाही जो है वो घर पे यहाँ पे भी हो रही है इंडिया के अंदर और बाहर भी हो रही है। एंड उसके बाद आप ये मेंशन कर सकते हो, करना होगा न्यू विगरस एंड फोकस्ड अप्रोच बीइंग कंटिन्यूअसली परस्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेकिंग द इम्प्लांटिंग नेशनल पॉलिसीज एंड डिसीजन, मतलब उनका जो फ्यूचरिस्टिक गोल है जैसे विकसित भारत बनाना वो उनका चलता ही जा रहा है साथ ही साथ। तो आप ये मेंशन भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। उसके बाद लिख रहा है कि यहाँ पे जितनी ऑल दीज फैक्टर्स हैव रूटेड इन द ट्रेडिशन स्ट्रेंथ इन द पोजीशन ऑफ रूल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, कोई जरूरत नहीं है मेंशन करने की। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि टू कंक्लूड, क्या कर सकते हो, टू कंक्लूड आवर डिस्कशन। आप क्वेश्चन को आप कंक्लूजन हमेशा मेंशन करना क्वेश्चन पेपर के अंदर, जिसकी वजह से आपके एग्जामिनर के ऊपर जो है वो एक गुड इम्पैक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे वो लिख रहा है कि टू कंक्लूड आवर डिस्कशन। अब क्या करना है कि हम जब कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की पोजीशन है वो बहुत ही पावरफुल और डेमोक्रेटिक पोजीशन हमें देखने को मिलती है, और हम उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते इनटू अथॉरिटेरियन ऑफिस के अंदर। इतना मेंशन करने के बाद आपका जो ये प्राइम मिनिस्टर उसकी पोजीशन, पावर एंड जो रोल है वो खत्म होता है। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम कोalition पॉलिटिक्स की कंपोजिशन, पावर और रोल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।